हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर। मैं आपके लिए लाया हूं स्पेशल एलपी सीबीटी 2 के लिए एक स्पेशल क्लास, जिसमें अपन गणित के बहुत सारे क्वेश्चंस अपन करेंगे। डेली डेली अपन ऐसे ही प्रैक्टिस सीट करेंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको करवा रहा हूं, और ये वही सवाल है जो 2024 या 25 में जो आपके रेलवे के एग्जाम्स हुए हैं उनमें किसी न किसी एग्जाम में पूछे हैं। ठीक है ना। और उन सवालों के रिपीट होने के इतने ज्यादा चांसेस हैं कि आप उनको छोड़ नहीं सकते। सीधा सा कहने का मतलब यह है। तो इस क्लास में आपको मजा आएगा पढ़ने का, इसको मिस मत करिएगा, जरूर देखिएगा। मतलब 25 से 30 मिनट की जो भी क्लास हो इसको जरूर देखिएगा, नहीं तो बहुत बड़ी चीज आपके हाथ से निकल सकती है। अगर क्योंकि सेम पैटर्न के सवाल रिपीट करेंगे, देख लेना भले। डेली डेली ऐसे ही प्रैक्टिस सीट आते रहेंगे, आप उनको एंजॉय करिएगा। मतलब अपना आधा घंटा 1 घंटा निकाल कर देख लेना, मैं तो ये बोल रहा हूं। ठीक है ना। चलिए यहां से अपन स्टार्ट करेंगे। भाई पहला सवाल देखो, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। ठीक है ना। पहला सवाल आपके ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। सवाल में क्या बोलेगा? सवाल सारे बहुत आसान है, एक भी कठिन सवाल नहीं है, क्योंकि परीक्षा में कठिन सवाल आते ही नहीं है। जबरदस्ती लोगों ने हवा बना के रखा है। एलपी का देख लो, एनटीपीसी देख लो, टेक्नीशियन देख लो, आरपीएफ देख लो, जेई देख लो, किसी भी पेपर में कठिन सवाल नहीं आए। ठीक है ना। चलिए बहुत आसान सवाल आएंगे सीबीटी 2 में। फिर से बता रहा हूं, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को बढ़िया से रखना, स्मार्ट अप्रोचेस सीखना, और उसके अलावा हर चैप्टर में जितनी भी ट्रिक्स हैं वो सब आपको आनी चाहिए। इसके अलावा कुछ पढ़ना नहीं होता। ठीक है ना। चलिए सवाल में क्या बोला गया था? भाई सवाल में कोस स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस साइन ए बराबर आपका वही है। इस वही का मान अपन को निकालना है। कहने का मतलब इसको सोल्व करके बता दो, वही अपना क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। अच्छा, मैं छोटी छोटी बातें भी आपको बताता चलूंगा जिससे आपके कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी है ना। छोटी छोटी बातें क्या है भाई? छोटी छोटी बातें यह है कि कोस स्क्वायर थीटा को अपन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपन लिख सकते हैं, है ना। ये आपको पता होगा। वैसे आप बोलेंगे सर साइन स्क्वायर थीटा को अपन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपन लिख सकते हैं। ठीक है ना। ये मैं एक्स्ट्रा चीजें आपको बता रहा हूं, कहने का मतलब है सवाल तो 2 सेकंड का है, लेकिन एक्स्ट्रा बातें जो आपको याद रखनी चाहिए, आपके एग्जाम में रिपीट हो सकती है। वैसे अगर मैं यहां से बात करूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है? आप बोलेंगे सर 1 होता है। ठीक है ना। चलिए अब यहां से बात को समझना। यहां से मेरे प्यारे बच्चों आप लोग बात को समझना। जैसे मैं आपको बोलूं भाई 1 का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर, किसी भी दो संख्या के ऊपर स्क्वायर लगाकर बीच में अगर माइनस हो तो आप क्या कर सकते हैं? आप बोलेंगे सर एक बार तो माइनस में लिख दो, एक बार किस में लिख दो? प्लस में लिख दो। सीधा सा फंडा यह है। ठीक है ना। किसी भी संख्या के ऊपर स्क्वायर लगाकर बीच में माइनस हो, एक बार माइनस में लिख दो, एक बार प्लस में लिख दो। चलिए वैसे ही यहां से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को इसको अपन क्या लिख सकते हैं? आप बोलेंगे सर इस एक के ऊपर कुछ नहीं है, तो आप लगा लो ना, क्या फर्क पड़ेगा, है ना। बात को समझना भाई, इस एक के ऊपर कुछ नहीं है तो आप लगा लो, क्योंकि किसी भी मतलब एक का स्क्वायर करो, एक की पावर 3 करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। देखो ये फॉर्मूला अपना बन गया, एक का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर। तो किसी भी दो संख्या के ऊपर स्क्वायर लगा हो और बीच में माइनस हो, एक बार प्लस में लिख लो, एक बार माइनस में लिख लो। तो यहां से इस स्क्वायर को मैं हटा रहा हूं, आप ऐसा मान के चलना कि इस एक के ऊपर स्क्वायर था, है ना। इसको अपन एक बार माइनस में लिख लो और एक बार किस में लिख लो? प्लस में लिख लो। सीधा सा फंडा ये। ठीक है ना। एक बार आप माइनस में लिख लो और एक बार आप किस में लिखेंगे? एक बार आप प्लस में लिखेंगे। एक बार माइनस में लिख लो, एक बार प्लस में लिख लो। ठीक है ना। चलिए अब यहां से
ये सारे के सारे तो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाया हूं, मतलब इस सवाल में जिस कॉन्सेप्ट का प्रयोग हो रहा था वो कॉन्सेप्ट मैंने आपको अलग से लिख लिया, आप लोग इसको नोट कर सकते, काम आने वाली बात है। चलिए अब इसको हल करते हैं। देखो कुछ नहीं करना, कोस स्क्वायर ए, अब यहां पर ए लिखे, बी लिखे, थीटा लिखे, क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है ना। तो कोस स्क्वायर ए, देखो कोस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो आप बोलेंगे सर ऊपर वाले को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपन लिख सकते हैं। चलिए बटे में नीचे क्या है ना, थीटा की जगह आप जैसे यहां पर ए लिख लो, भाई यहां पर ए तो यहां पर भी ए लिख लो, नीचे 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन ए, सीधा सा फंडा यही तो किया अपन ने भाई। कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो ऊपर वाले की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपन ने लिख लिया। चलिए अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिखेंगे भाई, एक बार माइनस में लिख लो, एक बार प्लस में लिख लो। तो यहां से मैं इसको मिटाकर यहां से सीधा लिख रहा हूं, एक बार तो माइनस में लिख लो और एक बार किस में लिख लो, प्लस में लिख लो, सीधी सी बात है, ठीक है ना। एक बार माइनस में लिख लो, एक बार प्लस में लिख लो, चीजों को समझते हुए चलना, मतलब ठीक है ना। चलिए अब नीचे वाले से ऊपर वाला ये कटेगा, तो आप बोलेंगे भाई क्या बचा, 1 प्लस में साइन ए आपका बचा, जो कि कौन से नंबर के ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में प्रेजेंट है। अगर आपको ये फंडे याद होते, मतलब इनको लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो सवाल बस आपका एक ही लाइन का था, इससे बड़ा सवाल नहीं था, ठीक है ना। अब सेम टू सेम सवाल अगर आपके एलपी सीबीटी 2 में रिपीट हो जाए तो बना क्या ना, मतलब छोड़ के नहीं आना, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से अगले सवाल पर अपन चलेंगे। अगले सवाल में क्या बोलेगा भाई, अगला सवाल ध्यान से समझना, अगले सवाल में क्या बोलेगा, तीन व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात 4, 5, 6 है। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 51 था। सबसे बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है, बात को समझना। देखो यहां से सवाल को मैंने बड़ा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए चीजों को समझना, देखो यहां से बात को समझना। यहां से बात क्या है भाई, समझने वाली बात क्या है। आप बोलेंगे सर 3 व्यक्ति हैं, उनकी वर्तमान आयु, भाई 3 व्यक्ति थे, पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति और तीसरा व्यक्ति। इनकी अगर वर्तमान की अगर मैं बात करूं, इनकी वर्तमान आयु की मैं बात करूं तो 4, 5 और कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये इनकी वर्तमान आयु है, ठीक है ना। वर्तमान आयु का एक तरीके से अनुपात है। सबसे बड़ा, अब यहां से देख सकते हैं भाई सबसे बड़ा व्यक्ति तो यही है, कहने का मतलब अपन को इसका मान अपन को निकालना था, ठीक है ना। चलिए तो सबसे बड़ा जो व्यक्ति है आप बोलेंगे सर इसका मान निकालना था, लेकिन ये ओरिजिनल मान नहीं है। चलिए सवाल में बोला गया था भाई 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योग, अगर यहां से 8 वर्ष पहले, वर्तमान से 8 वर्ष पहले, यहां का जो योग है इन सभी का मिलाकर वो आप बोलेंगे भाई कितना है, आप बोलेंगे 51 है। अच्छा 8 साल पहले का, 8 वर्ष पहले का, वर्तमान से 8 वर्ष पहले का योग कितना है, आप बोलेंगे 51 है। मैं एक छोटी सी बात आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना। चलिए जैसे यहां से वर्तमान है, चलिए और यहां से मैंने आपको बोल दिया, पहले बोल दिया, कितना साल पहले, 5 वर्ष पहले। वर्तमान अभी अपन यहां पर हैं और ऊपर जो बात कर रहे थे वो 5 वर्ष पहले की बात कर रहे थे। अच्छा यहां पर किसी भी आदमी की उम्र कितनी है, 10 साल है। अगर 5 साल पहले वो 10 साल का था तो वर्तमान में कितना होगा भाई, आप खुद सोचिए ना। 5 साल पहले अगर वो 10 साल का था, अभी वर्तमान में कितना होगा। आप बोलेंगे सर इसकी आयु में 5 जुड़ेगा तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 15 हो जाएगा। सीधा सा फंडा ये है, ठीक है ना। चलिए लेकिन यहां से आप बोलेंगे सर आदमी एक नहीं है, आदमी जैसे 2 हैं,
और यहां से वर्तमान आयु और यहां से पहले की आयु, कितने साल पहले, कितने भी साल पहले हो सकता है, 5 वर्ष पहले की मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। 5 वर्ष पहले इन दोनों बालकों की जो आयु का योग है वो आप बोलेंगे भाई 80 वर्ष है ना। जो मैं सिखाना चाह रहा हूं ना उसको सीखना आप लोग। देखो 5 वर्ष पहले इन दोनों बच्चों की मिलाकर जो आयु का योग है वो कितना है, 80 है। अच्छा वर्तमान आयु का योग बता सकते हो क्या? हमेशा ध्यान रखना, बढ़ेंगे तो दोनों बढ़ेंगे, घटेंगे तो दोनों घटेंगे, सीधा सा फंडा यह है। कहने का मतलब दोनों की आयु का जो योग है वो 80 साल है। अगर वर्तमान आयु का योग इनका निकालना है, मतलब मुझे योग ही निकालना है लेकिन वर्तमान वाला योग निकालना है, ठीक है ना। चलिए तो यहां से आप बोलेंगे सर 5 साल इसमें बढ़ेगा और 5 साल इसमें बढ़ेगा, ठीक है ना। आप बोलेंगे सर 5 साल इसमें बढ़ेगा और 5 साल इसमें बढ़ेगा, तो दोनों का टोटल मिलाकर कितना बढ़ेगा, 10 बढ़ेगा। तो वर्तमान आयु का योग कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो जब भी इस योग को आप ऊपर नीचे लेकर जाए हमेशा ध्यान रखना, बढ़ेंगे तो सब बढ़ेंगे, घटेंगे तो सब घटेंगे, ठीक है ना। दोनों की आयु का योग 80 साल था। जैसे अपन वर्तमान में आएंगे तो 5 साल तो भाई साहब पहले वाले में भी बढ़ेंगे और 5 साल दूसरे वाले में भी बढ़ेंगे, टोटल मिलाकर 10 साल बढ़ेगा। तो आयु का योग कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब ऐसा तो है ही नहीं कि पहले आदमी की उम्र बढ़ेगी और दूसरा आदमी की उम्र चुपचाप रहेगी, ऐसा नहीं होगा। पहले आदमी की उम्र बढ़ेगी तो दूसरे आदमी की उम्र भी बढ़ेगी, सीधा सा फंडा यह है, ठीक है ना। चलिए अब आप आराम से बता सकते हो भाई 8 साल पहले योग 51 था तो वर्तमान योग कितना होगा। तो आप बोलेंगे सर 8 साल ये बढ़ेगा, 8 साल ये बढ़ेगा, 8 साल ये बढ़ेगा, तो 8 + 8 + 8 कितना हो जाएगा, तीनों का मिलाकर 24 बढ़ेगा। तो इनकी जो वर्तमान आयु का योग कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, ठीक है ना। भाई 8 साल पहले का योग 51 है, तो 8 साल पहला आदमी बढ़ा, 8 साल दूसरा आदमी बढ़ा और 8 साल तीसरा आदमी बढ़ा। टोटल मिलाकर कितने से बढ़ा, 24 से बढ़ा। भाई 8 ये 8 ये 8 है, टोटल मिलाकर 24 से बढ़े, तो उनकी वर्तमान आयु का जो योग है वो कितना हो गया, 75 हो गया। सीधा सा फंडा यह है, ठीक है ना। चलिए अब इस 75 को इस अनुपात में डिवाइड कर लो, आपको पता चल जाएगा भाई सबसे बड़े आदमी की उम्र क्या है। तो आप बोलेंगे सर यहां से एक इकाई का मान निकाल लो, डिवाइड करना था 75 को, भाग किसका देंगे, आप बोलेंगे सर 15 का भाग देंगे, तो यहां से कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर एक इकाई का मान 5 है तो इस 6 इकाई का मान कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 5 से गुणा कर लो, 30 हो जाएगा। तो जो सबसे बड़ा आदमी है उसकी जो उम्र है वो कितनी हो जाएगी, 30 साल हो जाएगी। ये तो आता ही होगा ना आपको कि 75 को इस 3 अनुपात में कैसे डिवाइड करना है, इतना तो आता ही होगा क्योंकि CBT 1 पास करके आए हो। पैसा देकर थोड़ी पास हुए, नहीं हुए ना पैसा देकर पास, तो फिर इतना तो आता ही होगा कि सर 75 को इस अनुपात में डिवाइड कैसे करें। जैसे 75 को इस अनुपात में डिवाइड करेंगे तो यहां से कितना मिलेगा, 30 मिलेगा। चलिए अब यहां से अपन बात करें, भाई साहब बड़े बड़े आदमी, बड़े बड़े यूट्यूबर्स नहीं करवा पाए सवाल को, क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है ना यार, थ्योरेटिकल सवाल करवाना हर किसी के बस की बात नहीं है। लोग आते हैं एक दूसरे का सॉल्यूशन कॉपी करते हैं, चलिए जाते हैं। चलिए मैं आज आपको बताऊंगा भाई इस सवाल का असली में सॉल्यूशन क्या है, कैसे आपको एग्जाम में करना है, कौन कौन सी बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ध्यान रखना भाई, ये मैं आपको छोटी छोटी बातें बता रहा हूं। जैसे मैं आपको बोलूं भाई वर्ग क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर स्क्वायर कुछ नहीं होता। जैसे अगर मैं यहां से बात करूं, सारे के सारे जो कोण है
वो 90 डिग्री होना चाहिए। जो काम की बात है ना, बस वही बता रहा हूं मैं अभी, है ना। तो वर्ग में आप लोग क्या बोलेंगे भाई, सभी कोण बराबर, सभी कोण क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। और बराबर में भी कितने डिग्री रहते हैं, 90 डिग्री रहते हैं, ठीक है ना। काम की बात ही अभी मैं बता रहा हूं। चलिए अब यहां से अगर मैं बात करूंगा भाई, पतंग क्या होता है, जिसको काइट बोला जाता है भाई, पतंग क्या होता है। तो इसके शेप हमेशा ध्यान रखना, पतंग की शेप कुछ ऐसी होती है। आप पतंग उड़ाते हो ना, बस वही पतंग है। हमेशा ध्यान रखना इस पतंग में क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना ये जो दो कोण हैं ये क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों कोण, ये आमने सामने के जो दोनों कोण हैं ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना भाई। वर्ग में तो सभी कोण बराबर हो गए, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। लेकिन पतंग में क्या होता है, हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि ये जो दोनों कोण आप लोग देख रहे हैं ये आपके क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है ना। चलिए तीसरी बात यहां से समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। चलिए अब यहां से आप लोग बोलेंगे सर ये समांतर चतुर्भुज कौन सी बला है, भैया समांतर चतुर्भुज कुछ नहीं है। ऐसा डायग्राम आप लोग याद रखिएगा। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने के बराबर तो होते ही हैं, साथ में पैरेलल भी होते हैं, समांतर भी होते हैं। लेकिन मैं काम की बात बता रहा हूं आपको, जो आपको याद रखनी है कौन सी, कि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। इसमें आप लोग लिख लेना, आमने सामने के कोण बराबर, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। जैसे ये 50 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 50 डिग्री होगा, सीधा सा फंडा ये, ठीक है ना। तो आमने सामने के कोण बराबर होंगे समांतर चतुर्भुज में। समलंब चतुर्भुज में ऐसे कोणों का कुछ मामला होता ही नहीं है। ट्रेपेजियम, ये ऐसा होता है, इसमें कोण वगैरह कुछ बराबर होते नहीं है, तो इसको आप लोग है ना ध्यान रखना। चलिए तो वर्ग में सभी कोण बराबर हो गए, पतंग में ये दोनों कोण बराबर हो गए, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर हो गए, समलंब में ऐसा कुछ भी बराबर जैसा होता नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो इनको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब इनकी मदद से इस सवाल को कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है भाई। एक चतुर्भुज है, आप तो चतुर्भुज बना दो, सीधा सा फंडा ये है, ठीक है ना। चतुर्भुज के जो चार कोण है ना वो आपको दे के रखे हैं भाई। पहला कोण 2 है, दूसरा कोण 3 है, तीसरा कोण 5 है, चौथा कोण 4 है। तो सवाल में यही पूछा गया था भाई इनमें से कौन सा ये चतुर्भुज है। क्या ये वर्ग हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, क्योंकि वर्ग के सभी कोण बराबर होते हैं। क्या यहां पर सभी कोण बराबर है, क्या नहीं है। ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 6 है, सभी कोण बराबर नहीं है, तो ये वर्ग तो हो ही नहीं सकता। क्या ये पतंग है, क्या भाई पतंग, मैंने आपको क्या सिखाया था कि पतंग कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना। और जिसमें ये दोनों कोण क्या होता है, बराबर होता है, ये भी मैंने आपको सिखाया था। तो आप बोलेंगे सर चतुर्भुज के चार कोण 2 3 5 6 देके रखा है, कहीं से भी स्टार्ट कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने 2 इसको मान लिया, 3 इसको मान लिया, 5 इसको मान लिया, 6 इसको मान लिया, कहीं से भी स्टार्ट कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए मैंने आपको क्या सिखाया था कि पतंग में ये दोनों कोण बराबर होते हैं। क्या ये दोनों कोण बराबर है, क्या आप बोलेंगे बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो फिर ये आपका क्या नहीं होगा, ये आपका पतंग नहीं होगा। क्या ये बात क्लियर है क्या। चलिए फिर आप बोलेंगे सर ये समांतर चतुर्भुज है क्या। भाई देख लो मैंने समांतर चतुर्भुज में क्या सिखाया था, मैंने समांतर चतुर्भुज में आपको यह सिखाया था कि आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना। समांतर चतुर्भुज में क्या सिखाया था
कि आमने सामने के जो कोण हैं वो बराबर होंगे। चलिए केस में बराबर है क्या भाई, 2 3 5 6 देख के रखा है, तो इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, इसको 5 मान लो, इसको 6 मान लो। ये कोण आप कहीं से भी लिखना स्टार्ट कर देना, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आमने सामने के कोण बराबर है क्या? आप बोलेंगे सर आमने सामने के कोण बराबर नहीं है। अगर आमने सामने के कोण बराबर नहीं है, क्या ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है क्या? आप बोलेंगे नहीं है। जब 3 ऑप्शन गलत हो जाते हैं तो चौथे वाले को सही होना पड़ेगा। बात नहीं समझ में? चलिए, तो वर्ग नहीं हो सकता क्योंकि चारों कोण बराबर होते हैं। पतंग नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों कोण बराबर होने चाहिए थे, जो कि यहां पर नहीं है, पतंग नहीं हो सकता। समांतर चतुर्भुज नहीं है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होने चाहिए थे, लेकिन यहां पर बराबर नहीं है, तो ये समांतर चतुर्भुज नहीं है। 3 ऑप्शन गलत हो गए तो चौथे वाले को सही होना पड़ेगा। ठीक है ना? चलिए अगले सवाल में अपन चलते हैं। देखो यहां से मैं पानी पी के आ रहा हूं, आप लोग बनाइए इसको। चलिए देखो सवाल में, वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है जिसे 1083 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग का मतलब परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अपन को ऐसी संख्या चाहिए। ठीक है ना? चलिए देखो इस सवाल को कैसे करना है। ये जो 1083 है, सबसे पहले तो आप इसको क्या करेंगे, ऐसे डिवाइड करेंगे। ठीक है ना? सबसे पहले तो आप इसको ऐसे डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड में भी आप लोग देख लेना, इन चारों संख्या में से किसी संख्या से डिवाइड होती हो, आप लोग उससे कर लेना। क्या 1083 2 से डिवाइड हो रही क्या? नहीं हो रहा, तो ये तो उत्तर हो ही नहीं सकता। क्या 1083 4 से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा, ये भी उत्तर नहीं हो सकता। ऐसे सवालों की खास बात ये होती है कि वही ऑप्शन अपना उत्तर होगा जो 1083 को डिवाइड कर रहा होगा। क्या इस 1083 को 11 डिवाइड कर रहे हैं क्या? ये भी नहीं कर रहा, ये भी उत्तर गलत हो गया। 1083 को 3 डिवाइड कर रहा था, ये अपना उत्तर सही होगा। लेकिन आया कैसे वो मैं आपको सिखा रहा हूं। ठीक है ना? चलिए जैसे इसको 3 से डिवाइड किया, 3 3 9, 6 3 18, यहां से 1, तो आप बोलेंगे सर ये जो 1083 है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 361 गुणा अपन 3 लिख सकते हैं। यही तो क्या अपन ने 1083 को देखो 361 गुणा 3 अपन ने लिख दिया। अच्छा इस 361 को आगे डिवाइड क्यों नहीं किया? क्योंकि मूर्खों आप बताइए, 361 तो एक पूर्ण वर्ग संख्या मेरे को मिल चुकी है, आगे डिवाइड क्यों करेंगे? क्योंकि अपन को क्या चाहिए, अपन को यह चाहिए कि 1083 को ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करे कि पूर्ण वर्ग बन जाए। अब 1083 को 361 गुणा 3 अपन ने लिख लिया। 361 तो एक पूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर ऑलरेडी है। अब इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करना। अच्छा इस 3 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा? खुद से ही गुणा करना पड़ेगा। ठीक है ना भाई? 3 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। किसी भी संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए हमेशा खुद से ही गुणा करना पड़ता है। तो इस 3 को किससे गुणा करना पड़ा? 3 से गुणा करना पड़ा, तब जाकर 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है ना? तो अपन ने गुणा किससे किया? आप बोलेंगे सर अपन ने गुणा 3 से किया, तो फिर अपना उत्तर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बाकी आप लोगों को ध्यान रखना है, जब भी ऐसा सवाल आए अपना उत्तर वही ऑप्शन होगा जो इस दी गई संख्या को डिवाइड कर रहा होगा।
3 ऑप्शन तो डिवाइड ही नहीं कर रहे थे, चौथा ही डिवाइड कर रहा था, तो ये अपना क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले सवाल पर। भाई अभी अगर आपने क्लास में मेरी देखी होगी ना नंबर सिस्टम की, तो उसमें भी कल परसों ही करवाया था मैंने ये सवाल। ठीक है ना, और हमेशा करवाता हूं। देखो यहां से सवाल में क्या बोला गया था, बात को समझना। देखो यहां से सवाल में बोला गया है 3 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 101 है। द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 पेंसिल्स एंड 5 पेन इज 101 while the total cost of 5 pencil and 3 pen is 91. Find the total cost of 2 pencil and 3 pens. चलिए 2 pencil and 2 pens हिंदी में समझते हैं। 3 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 101 रुपए है, जबकि 5 पेंसिल और 3 कलमों का मूल्य 91 है। 2 पेंसिल और 2 कलमों का जो मूल्य है वो आपको ज्ञात करना है। ठीक है ना। चलिए सवाल में क्या बोला गया था भाई, 3 पेंसिल और 5 कलम, तो यहां से ऐसे लिख लो भाई, 3 तो अपने पास में पेंसिल थी, प्लस में 5 अपने पास में कलम थे, टोटल मिलाकर कितना बन रहा था, आप बोलेंगे सर 101 बन रहा था। फिक्स है बात। आगे सवाल में क्या बोला गया था कि 5 पेंसिल और 3 कलम, इधर लिखो 5 पेंसिल प्लस में 3 कलम, इसका जो मूल्य है वो 91 देख के रखा था। ठीक है ना। चलिए सवाल में क्या पूछा गया था कि 2 पेंसिल और 2 कलम, 2 पेंसिल और 2 कलम का जो मूल्य है वो अपन को ज्ञात करना है। ठीक है ना। 2 पेंसिल और 2 कलम का जो मूल्य है वो अपन को ज्ञात करना है। चलिए मैं आपसे एक छोटी सी चीज पूछना चाह रहा हूं। मैंने जब नंबर सिस्टम आपको पढ़ाया था तब ऐसे सवाल करवाए थे। जब भी इस पैटर्न का सवाल आए, या तो इनको आप घटाने की कोशिश करो या इनको आप जोड़ने की कोशिश करो। जैसे इनको घटाएंगे या फिर जैसे इनको जोड़ेंगे उत्तर निकल के जाएगा। आप बोलेंगे सर घटाने से तो पारा नहीं चलेगा, 3 में से 5 को घटाएंगे माइनस में उत्तर आ जाएगा, काम नहीं चलेगा। चलो इसको जोड़ के देखते हैं। इसको जोड़ लो, 3 5 कितना हो जाएगा 8p, 5 3 कितना हो जाएगा 8k। जब सबको जोड़ा तो इनको भी जोड़ो, कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 192 हो जाएगा। या तो घटाइए या फिर जोड़िए, घटाने पर काम नहीं बनेगा। 3 में से 5 को घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, काम नहीं बनेगा। ठीक है ना। फिर आप इनको जोड़िए, जैसे ही जोड़ेंगे तो 8p 8k और कितना हो गया 192 हो गया। कहने का मतलब 8p प्लस में 8k बराबर में कितना हो गया 192 हो गया। अच्छा यहां से अपन को जो उत्तर चाहिए था वो 2p और 2k का चाहिए था। तो इस 8 को 2 बनाने के लिए यहां भी 4 का भाग दे लो, यहां भी 4 का भाग दे लो, यहां भी 4 का भाग दे लो। भाई अपन को 2 और 2 का उत्तर निकालना था, लेकिन अपन को 8 और 8 का उत्तर पता था। इस 8 को 2 बनाने के लिए किसका भाग देंगे, 4 का भाग देंगे, लेकिन 4 का भाग फिर सभी जगह देंगे। ठीक है ना। जैसे इसमें 4 का भाग देंगे 2p, इसमें 4 का भाग दो 2k, इसमें 4 का भाग दो 4 चौक 16, 3 बचा 48। तो यहां से आप लोग देखेंगे भाई 2p 2k का जो मान है वो कितना निकल के आ गया, 48 निकल के आ गया। ठीक है ना। चलिए दोनों को जोड़ा तो 8 और 8 आया, उत्तर चाहिए था 2 का। तो आप बोलेंगे सर 8 को 2 बनाने के लिए 4 का भाग देना पड़ेगा, लेकिन भाग सभी संख्या में देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने इधर तो दे लिया और इधर छोड़ दिया, नहीं, बराबर के इधर भी भाग देना पड़ेगा और बराबर के इधर भी भाग देना पड़ेगा। क्लियर है बात। चलिए तो यहां से अपना जो करेक्ट उत्तर है वो 48 आ गया बिना किसी समस्या के। ठीक है ना। चलिए अगले सवाल में अपन चलते हैं। देखो यहां से अगले सवाल में अपन चलेंगे, यदि संख्या अपन को दे के रखा है। ठीक है ना। चलिए देखो यहां से सवाल में बोला गया था भाई यदि संख्या, ये संख्या अपन को दे के रखा है, अपन को बोला है भाई 64 8 4 a और 6। चलिए
यदि संख्या 6484 यहां पर a 6 है, 8 से विभाज्य है, तो एक का न्यूनतम मान मिनिमम वैल्यू अपन को बतानी है, ठीक है ना। अच्छा, 8 से भाजकता का नियम क्या बोलेगा? 8 से भाजकता का नियम बोलेगा भाई अंतिम की कितनी संख्या में भाग जाना चाहिए? 3 संख्या में, ठीक है ना। 8 से भाजकता का नियम क्या बोलेगा कि अंतिम की कितनी संख्या में भाग जाना चाहिए? 3 अंकों में भाग जाना चाहिए। अगर अंतिम के 3 अंकों में भाग चला गया तो पूरी संख्या में अपना भाग चला जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखो, ऐसे सवालों को ऑप्शन से ही बना लो, ज्यादा बेटर है। सवाल में न्यूनतम मान पूछा है तो न्यूनतम से स्टार्ट कर लो, जैसे 0 से स्टार्ट कर लो। इस एक के स्थान पर 0 रखेंगे तो 406 बना। क्या 406 में 8 का भाग जा रहा है क्या? देखिए देख लो, 8 और 5 40 नहीं जा रहा, मतलब ये गलत हो जाएगा। अब 0 के बाद में 1 को उठाइए, आप बोलेंगे भाई यहां से 1 को उठाए, 8 और 5 40, 1 बचा, 8 दूनी 16, बिल्कुल जा रहा था, ठीक है ना। चलिए तो यहां से 1 का मान 1 रखा और किसका भाग चला गया? 8 का भाग चला गया। तो आप बोल सकते हैं कि सर 1 का न्यूनतम मान कितना आएगा? 1 आएगा। जब न्यूनतम मान पूछे तो न्यूनतम वाले ऑप्शन से स्टार्ट करना, पहले 0 से स्टार्ट करो, उत्तर नहीं आया तो 0 के अलावा, है ना, फिर 1 देखो, भाई 0 तो खत्म हो गया, इससे तो उत्तर नहीं आया। फिर न्यूनतम 1 था, 1 अपन ने चेक किया और उत्तर निकल के आ गया। क्लियर है बात? चलिए, तो भाजकता के नियम पर सवाल था, बढ़िया सवाल था, पेपर में पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। अब ये समानुपात का सवाल है। चलिए देखो, यहां से सवाल में बोला गया था, सवाल में क्या बोला गया था? सवाल में मेरे प्यारे बच्चों बोला गया था कि 48 अनुपात x समानुपात x और यहां से 75। चलिए, जब भी समानुपात का सवाल आता है, प्रपोर्शन का सवाल आता है, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, बाहर वाले की गुणा बाहर से और अंदर वाले की गुणा अंदर से, ठीक है ना। जब भी समानुपात का सवाल आए, बाहर वाले की गुणा बाहर से, अंदर वाले की गुणा अंदर से। चलिए, जैसे अंदर वाले की गुणा अंदर से करेंगे तो आप बोलेंगे सर x का स्क्वायर बनेगा। बाहर वाले की गुणा बाहर से करेंगे तो 48 इंटू कितना बनेगा? आप बोलेंगे 75 बनेगा। गुणा करने की जरूरत नहीं, आप ऐसे कैसे लिखो। अंदर वाले की गुणा अंदर से किया तो x स्क्वायर बराबर में, बाहर वाले की गुणा बाहर से करेंगे 48 इंटू 75 हो गया। अच्छा, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगाना पड़ेगा? रूट लगाना पड़ेगा, ये तो आपको आता ही होगा। एक साइड से स्क्वायर हटाने पर दूसरी साइड क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। चलिए, अब अपन को इसको हल करना है। अब इसको हल करने का सबसे बढ़िया तरीका पता है क्या है? आप चीजों को ब्रेक करो, तोड़ो इनको। कैसे तोड़ोगे? एक ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या सोचो जो रूट से बाहर निकल जाए। जैसे 48 को आप 16 इंटू 3 लिखो। क्यों 16 इंटू 3 ही क्यों लिखा? देखो 16 अभी रूट से आपका बाहर निकल जाएगा। वैसे 75 को 25 इंटू आप क्या लिखेंगे? 25 इंटू 3 लिखेंगे, क्योंकि 25 अभी क्या होगा? रूट से बाहर निकल जाएगा। यही तो हुआ भाई, 48 को 16 इंटू 3 लिख दिया क्योंकि 16 को बाहर निकालेंगे। 75 को 25 इंटू 3 लिख दिया क्योंकि अपन 25 को बाहर निकाल लेंगे। भाई यहां से 16 कटा तो आप बोलेंगे भाई यहां से 4, यहां से 25 गया तो आप बोलेंगे सर 5। 3 इंटू 3 9, 9 का रूट कितना होता है? आप बोलेंगे 3 होता है, ठीक है ना। 16 का रूट 4, 25 का रूट 5, 3 गुणा 3 9, 9 का रूट कितना हो गया? 3 हो गया। तो 4 और 5 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 60। तो इस सवाल का जो करेक्ट उत्तर है वो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। आ गई बात समझ में? थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देख लो, अगर समझ में नहीं आया हो तो रिकॉर्डेड है, मेरे को आप जल्दी जल्दी भी भगा सकते हो और मेरे को धीरे धीरे भी आप लोग भगा सकते हो। मेरा खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है, मैं आपके हाथ में हूं। आप मुझे जल्दी जल्दी भगाओ या आप मुझे धीरे धीरे निकालो, या आपके ऊपर है, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से
अब देखो इस सवाल में कुछ भी नहीं था, फालतू के बच्चे ना डर रहे थे, कुछ भी नहीं है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अभी तक जितने भी सवाल मैंने आपको करवाए सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित सवाल थे, और सारे आप देखेंगे तो एलपी सीबीटी 1 अभी जो लेटेस्ट में पेपर हुआ उसी के सवाल है, ठीक है ना। चलिए अब यहां से देखना भाई, आप लोगों को जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। देखो यहां से मैं कुछ आपको आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं, देखो ध्यान समझना। जैसे आपके पास में त्रिभुज है, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, मतलब जो इसका एरिया है वो क्या होगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, है ना, बेस इंटू आप बोलेंगे हाइट। भाई किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसका सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू आपकी हाइट होती है, ठीक है ना। चलिए अब आप बोलेंगे सर एक अपने पास में स्क्वायर है, ये अपने पास में क्या है, आप बोलेंगे सर वर्ग है, इसको अपन क्या बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए अब स्क्वायर की कुछ प्रॉपर्टीज ध्यान रखना। भाई आप बोलेंगे सर इसका परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है। अगर आप सभी भुजा का योग करोगे, सभी भुजा का योग, देखो परिमाप कुछ नहीं होता, पेरीमीटर, सभी भुजा को अगर आप लोग जोड़ लेंगे तो वही आपका क्या होता है, पेरीमीटर होता है, ठीक है ना। अच्छा इसका विकर्ण क्या होता है, विकर्ण का मतलब होता है डायगोनल, विकर्ण का मतलब क्या होता है, आप बोलेंगे सर डायगोनल होता है। इसके विकर्ण का सूत्र ध्यान रखना, √2 इंटू क्या होता है, a होता है, ठीक है ना। चलिए जहां पर a कुछ भी नहीं है, a इसकी भुजा है, किसकी भुजा है ना, इसकी मतलब वर्ग की भुजा है, इसको आप ऐसे लिख लो, √2 इंटू इसको भुजा लिख लो, ठीक है ना। ये 2-3 बातें बस याद रखो, उत्तर निकल के आ जाएगा। पेरीमीटर क्या होता है, सभी भुजा को जोड़ेंगे वही आपका पेरीमीटर है। अच्छा इसका विकर्ण क्या होता है, इस स्क्वायर वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 गुणा आपकी भुजा होती है, ठीक है ना। चलिए इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित यह सवाल था। देखो यहां से एक त्रिभुज के आधार की लंबाई एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, कहने का मतलब कुछ नहीं है। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन से पूछा गया था, ठीक है ना, तो आपको पता है भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, यही होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। जब तक आधार पता नहीं होगा, जब तक ऊंचाई पता नहीं होगी, तब तक उत्तर नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है ना। चलिए लेकिन सब कुछ सवाल में देके रखा है, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो सवाल में नहीं देके रखा। एक त्रिभुज का जो आधार है, मतलब आधार के बारे में क्या बोला है, द लेंथ ऑफ द बेस, देखो इस बेस के बारे में क्या बोला है, आधार के बारे में क्या बोला है। एक त्रिभुज के आधार की लंबाई एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, कहने का मतलब ये जो आधार, बात को समझना, इस आधार के बारे में अपन को बोला गया था भाई ये किसके बराबर है, ये परिमाप के बराबर है। किसका परिमाप, वर्ग का परिमाप, ठीक है ना। चलिए सवाल में बोला गया था कि त्रिभुज का जो आधार है वो किसके बराबर है, वर्ग के परिमाप के बराबर है। अब जब तक वर्ग का परिमाप पता नहीं होगा तब तक आपको क्या पता नहीं होगा, आपको आधार पता नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ो। जिसका विकर्ण, हमेशा ध्यान रखना ये जो शब्द है ना जिसका, या फिर यहां से इंग्लिश में मैं बात करूं, ये जो शब्द है ना हु वाला, हु समझ लो, हु समझ लो, ठीक है ना। चलिए ये हमेशा प्रयोग होता है जस्ट पहले वाले के लिए, जस्ट पहले मतलब ये प्रयोग होगा आपका वर्ग के लिए, ठीक है ना, क्योंकि दो है, त्रिभुज है और यहां से वर्ग है। तो हमेशा ध्यान रखना ये जो जिसका शब्द है, जो शब्द है, ये प्रयोग होगा जस्ट पहले, जस्ट पहले मतलब किसकी बात करेगा, वर्ग की बात करेगा, ठीक है ना। मतलब इसके स्थान पर आप वर्ग लिख सकते हैं। चलिए
देखो यहां से वर्ग का जो विकर्ण है वो 7√2 है। अब यहां से अपन को पता चल गया कि वर्ग का विकर्ण 7√2 है। और अभी अभी मैंने आपको क्या सिखाया कि वर्ग का विकर्ण √2 इंटू भुजा होता है, ठीक है ना। कहने का मतलब √2 इंटू जो भुजा है उसका जो मान है वो 7√2 दे के रखा है। √2 से √2 कटा तो वर्ग की जो भुजा है वो कितनी आ गई, आप बोलेंगे 7 आ गई। वर्ग की भुजा 7 का मतलब क्या है भाई, 7 ये 7 है 7 है 7 है, ठीक है ना। वर्ग की भुजा 7, सारी भुजा 7 है। आप मुझे बताइए कि परिमाप कितना हो जाएगा। भाई परिमाप कुछ नहीं होता, बताइए तो है, परिमाप कुछ नहीं होता, सभी भुजाओं को जोड़ लो वही परिमाप होता है। तो आप बोलेंगे सर सभी भुजाओं को जोड़ेंगे तो परिमाप कितना हो गया, 28 हो गया। चलिए तो यहां से अपन को यह पता चल गया कि जो आधार है वो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, क्योंकि बोला है ना सवाल में। आप बोलेंगे सर यहां से आधार के बारे में क्या बोला था, आधार के बारे में बोला गया था कि वर्ग के परिमाप के बराबर है। ये जो आधार है ये वर्ग के परिमाप के बराबर था और वर्ग का परिमाप कितना है, 28 है। कैसे पता चला, देखो यहां से वर्ग का विकर्ण 7√2 दे के रखा है। अब आपको पता है भाई √2 इंटू भुजा, वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला है 7√2, √2 से √2 गया, वर्ग की भुजा 7 आ गई। अगर वर्ग की भुजा 7 है तो वर्ग का परिमाप 28 हो जाएगा। तो यहां से आधार की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28 आ जाएगी। चलिए अच्छा आधार तो अपने पास में 28 आ गया, अगर ऊंचाई पता चल जाए तो अपना काम हो जाएगा। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल अगर आप बोलेंगे 144 है तो फिर इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे सर 12 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि भुजा का स्क्वायर करेंगे तभी तो जाकर क्या मिलेगा, क्षेत्रफल मिलेगा। चलिए वैसे यहां पर था, आप बोलेंगे यहां से आप बोलेंगे देखो यहां से त्रिभुज की संगत ऊंचाई, मतलब ऊंचाई के बारे में क्या बोला है। देखो यहां से ध्यान समझना, ऊंचाई के बारे में क्या बोला था, इस त्रिभुज की ऊंचाई के बारे में क्या बोला गया है। त्रिभुज की जो ऊंचाई है एक वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर है, मतलब इसकी ऊंचाई किसके बराबर है, वर्ग की भुजा। और वर्ग की भुजा जो अपन को लेनी है ना वो ये वाली नहीं लेनी, वो सवाल में आगे बोला है। देखो यहां से त्रिभुज की जो ऊंचाई है एक वर्ग की लंबाई के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 169 है। मतलब इस त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो ऐसे वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 169 है। अगर वर्ग का क्षेत्रफल 169 है तो भुजा कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे सर भुजा कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। बात नहीं समझ में। देखो यहां से त्रिभुज की ऊंचाई के बारे में क्या बोला है, त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो किसके बराबर है, त्रिभुज की जो ऊंचाई है वर्ग की भुजा के बराबर है। लेकिन वर्ग की भुजा ये नहीं लेनी, वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 169 है। अगर किसी वर्ग का क्षेत्रफल 169 है तो भुजा कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। तो आप बोलेंगे सर ऊंचाई का मान कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब कुछ नहीं करना, आधार पता है ऊंचाई पता है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो उत्तर निकालो। तो आप बोलेंगे सर 1/2 आधार कितना है, देखो यहां से आधार 28 है और ऊंचाई कितनी है, 13 है। 2 इसको काटेगा 14 बार, 14 इंटू 3 42, 14 4 कितना हो जाएगा 18। तो अपना जो करेक्ट उत्तर है वो कितना हो जाएगा, 182 हो जाएगा, ठीक है ना। सवाल की लैंग्वेज को समझो, सवाल बड़ा नहीं है, सवाल छोटा सा है, लेकिन 2 3 4 कॉन्सेप्ट को एक के साथ मर्ज कर दिया, ठीक है ना। चलिए अब आप लोगों का काम क्या है कि वीडियो को एक बार थोड़ा सा पीछे जाके फिर से देख लो, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। मैंने बहुत बढ़िया से सारे के सारी बातें सिखाई है, एक एक बात आपको सिखाई है, सारी बातें समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से अगले सवाल पर चलते हैं। भाई अगला सवाल, अगले सवाल में क्या बोला गया है, अगले सवाल में बोला गया था
कि पाई का मान 22/7 नहीं भी बोलेगा तो भी 22/7 ही होता है, ठीक है ना। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr कोष्टक r प्लस एच, फॉर्मूले पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr कोष्टक में r प्लस एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr r प्लस एच होता है। आई बात समझ में? चलिए बस वैल्यू पुट करो, उत्तर निकालो। भाई 2 का तो 2 ही रखेंगे, पाई को अपन कितना रखेंगे 22/7। अच्छा, इस r का मान कितना रखेंगे? r का मान भाई त्रिज्या का मान 70 दे के रखा है, यहां से 70 रखा। चलिए अब r और h को जोड़ना है। देखो यहां से h का मान कितना दे के रखा है 110 दे के रखा है। ऊंचाई का मान 110 मतलब h का मान 110 और यहां से r का मान कितना दे के रखा है 70 दे के रखा है, ठीक है ना। h का मान 110 और r का मान 70, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? आप बोलेंगे सर 180 मिलेगा। अब यहां से पूरा हल नहीं करना चाहो तो कर भी सकते हैं। जैसे इसको काटेंगे आप बोलेंगे सर यहां से कितना मिला, आप बोलेंगे सर यहां से 10 मिला, ठीक है ना। चलिए 2 इंटू 22 कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे 44 गुणा 180 इंटू 10 कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे 1800 हो जाएगा। अब आपकी मर्जी पड़े तो पूरा गुणा करना, मर्जी पड़े तो मत गुणा करना। भाई जब भी गुणा करोगे ना तो लास्ट के 2 जीरो तो ऐसे कैसे आएंगे, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है, ठीक है ना। जब भी इन दोनों को गुणा करेंगे तो लास्ट के जीरो तो वैसे के वैसे आएंगे। चलिए अब जैसे आप इस 8 के 4 से गुणा करोगे तो 8 चौके 32, तो यहां से 32 का क्या आएगा? 2 आएगा। अब वह ऑप्शन अपना उत्तर होगा जिसमें लास्ट में 200 होगा। देखो लास्ट में 200 एक ही ऑप्शन में था, तो फिर अपना उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अपना उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से कई बार पूरा हल नहीं करना होता, आप इकाई के अंक का प्रयोग करके भी उत्तर निकाल सकते हैं। चलिए कोई भी डाउट हो तो बताइए। देखो सवाल में क्या बोला है, सवाल में आपको बोला गया था निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। भाई अपन को अभाज्य संख्या बताना है, प्राइम नंबर बताना है, कैसे बताएंगे? हमेशा ध्यान रखना जब भी प्राइम नंबर की बात करेगा तो आप लोग ध्यान रखना 7, 11, 13, 17, 19 के भाजकता के नियम का प्रयोग करना। हमेशा जब भी आपको अभाज्य संख्या देखनी हो 7, 11, 13, 17, 19 के नियम का हमेशा प्रयोग करना, मैं यही बोलूंगा, ठीक है ना। चलिए अच्छा, इस 161 में क्या इनमें से भाग जा रहे हैं क्या? इन्हीं में से देख लेना, आपका उत्तर निकल के जाएगा। क्या 7 का भाग जा रहे हैं क्या? 7 दूनी 14, 2 बिल्कुल जा रहा था। अगर बिल्कुल 161 में 7 का भाग जाएगा, क्या ये अभाज्य संख्या हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। अभाज्य संख्या वो संख्या है जिसमें किसी का भी भाग नहीं जाता, ठीक है ना। अब 161 में तो किसका भाग चला गया? 7 का भाग चला गया, ये अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। हमेशा ध्यान रखना जब भी अभाज्य संख्या आपको देखना हो 7, 11, 13, 17, 19 का हमेशा प्रयोग करना, हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए जैसे यहां से मैं 221 पे देखता हूं, क्या 221 में 7 का भाग जा रहे हैं क्या? 7 या 21 एक नहीं जा रहा, कोई बात नहीं। 7 का नहीं जा रहा, 11 का देखो, 11 का नहीं जा रहा। आप लोग 13 का देखो, क्या 221 में 13 का भाग जा रहे हैं क्या? 13 एक कम 13, कितना बचा? 9 बचा, है ना। आप बोलेंगे सर 13 7 91, 13 7 91 मतलब जा रहा था, तो आप बोलेंगे सर 221 में भी भाग जा रहा था। किसका भाग? भाई इनमें से चेक कर लो, 7 का नहीं गया, 11 का नहीं गया, लेकिन 221 में किसका भाग जा रहा था? 13 का भाग जा रहा था, ठीक है ना। अभाज्य संख्या में किसी का भी भाग नहीं जाता।
221 में तो 13 का भाग चला गया, तो अभाज्य हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, ठीक है ना। चलिए अब आप बोलेंगे सर यहां से 437 को भी चेक कर लो। भाई 7 का भाग देके देखो, 7 छंग 42, एक नहीं जा रहा। 11 का देके देखेंगे, 7 और 4 11 में से 3 माइनस करेंगे, 8 नहीं जा रहा, ठीक है ना। 13 का चेक करके देखो, 13 तिया 39 है ना, कितना बचेगा? आप बोलेंगे सर 4 बचेगा, आप बोलेंगे नहीं जा रहा। अब यहां से 17 का चेक करो, आप बोलेंगे सर 17 दूनी 34, कितना बचा? है ना, 17 दूनी 34 9, बिल्कुल नहीं जा रहा। चलिए अब यहां से आप 19 का चेक करो, 19 दूना 38, कितना बचा? 5 बचा, 19 तिया 57, बिल्कुल जा रहा था। कहने का मतलब इस 437 में 19 का भाग चला गया, तो फिर ये भी अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। भाई अभाज्य संख्या तो वह संख्या होती है ना जिसमें किसी का भी भाग नहीं जाता, ठीक है ना। तो जब भी अभाज्य संख्या चेक करेंगे, 7 11 13 17 19 का पहाड़ा, मतलब याद कर लो आप लोग, बहुत काम आएगा, ठीक है ना। चलिए तो यहां से आप बोलेंगे सर 161 में 7 का भाग जा रहा था, ये नहीं होगा। 221 में आपका किसका भाग जा रहा था? आपका 13 का भाग जा रहा था, ये भी नहीं होगा। 437 में आपका 19 का भाग जा रहा था, ये भी नहीं होगा। जब 3 ऑप्शन गलत हो जाते हैं तो जो चौथा बचता है वही अपना क्या होता है? उत्तर होता है। तो ये ऑप्शन इलिमिनेशन मेथड है। 3 ऑप्शन को गलत साबित कर दो, जो चौथा बचेगा उसको आपको सही साबित करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक सही हो जाता है, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल पर अपन चलेंगे। भाई अब मैं कुछ बातें सिखा रहा हूं, है ना, कई सारे बच्चों को नहीं पता होगा, मैं कुछ बातें सिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। कौन सी बातें? जैसे एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, अगर इसके आगे माइनस लगा है, बात को समझना, जैसे किसी भी कोष्टक के आगे माइनस लगा है तो हमेशा ध्यान रखना, जैसे आप इस कोष्टक को हटाएंगे तो जहां पर माइनस है वहां पर प्लस हो जाएगा, और जहां पर प्लस है वहां पर माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे माइनस को हटाएंगे तो आप बोलेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर, लेकिन माइनस और माइनस मिलके यहां पर प्लस बना लेगा। बात आ रही समझ में? जैसे आप इस माइनस को, है ना, अंदर गुणा करेंगे या फिर इस कोष्टक को आप लोग हटाएंगे तो कुछ नहीं होगा। देखो माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन इस माइनस और इस माइनस की गुणा करके अंदर कितना बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। क्योंकि आपको पता है ना भाई, माइनस और माइनस की जब भी गुणा करते हैं तो ये आपका क्या बन जाता है? प्लस बन जाता है, ये आपको पता होगा, ठीक है ना, पहली बात तो। अच्छा दूसरी बात कौन सी ध्यान रखनी है? जैसे मैं आपको बोलूं भाई एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? जैसे एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर है, अगर ये ऑप्शन में प्रेजेंट ही नहीं है तो इसको क्या लिख सकते हैं? देखो इसको लिखने का एक और तरीका हो सकता है, आप माइनस को बाहर कॉमन निकाल लो। जैसे आप माइनस को बाहर निकालोगे ना, तो जहां पर माइनस है वहां पर प्लस कर दो, जहां पर प्लस है वहां पर माइनस कर दो, मतलब चिन्ह बदल दो, ठीक है ना। जैसे आप इस माइनस को बाहर निकालेंगे तो चिन्ह बदल दो। एक्स स्क्वायर के आगे, है ना, कुछ भी निशान नहीं है, मतलब प्लस का निशान था तो माइनस कर दो, इस माइनस को आप प्लस में बदल दो। जैसे ब्रैकेट के बाहर आप माइनस बाहर निकालेंगे, मतलब इसी को लिखने का दूसरा तरीका मैं सिखा रहा हूं। तो जैसे आप ब्रैकेट के बाहर माइनस को निकालेंगे तो चिन्ह आपको बदल देना है, जहां माइनस है प्लस कर दो, जहां प्लस है वहां माइनस कर दो। जैसे वाई स्क्वायर, आप बोलेंगे सर माइनस का एक्स स्क्वायर। इसी बात को कैसे लिख सकते हैं भाई? माइनस को आप लोग क्या कर लो? बाहर निकाल लो, माइनस को बाहर निकाल लो। अब जहां पर प्लस है माइनस कर दो, जहां पर माइनस है प्लस कर दो। आप बोलेंगे सर वाई स्क्वायर प्लस का था तो इसको माइनस कर दो, और यहां पर माइनस है तो यहां पर क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो इसको लिखने का एक और तरीका हो सकता है, ठीक है ना। चलिए अब अपन अपने सवाल में चलते हैं। सवाल में क्या बोला था कि वाई स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर में से वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, चलिए वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, इसमें से अपन को क्या घटाना है?
एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर घटाना है। जब भी ये संख्या आती है ना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इनको एक साथ आप लोग ब्रैकेट में रखा करो। जैसे मैं बोलूं भाई 10 में से 7 को घटाना है, तो दोनों के बीच में किसका निशान लगाएंगे? माइनस का निशान लगाएंगे। अगर मैं आपको बोलूं कि 10 में से 7 को घटाना है, तो बीच में किसका निशान लगेगा? माइनस का निशान लगेगा। वैसे आप लोग बोलेंगे एक्स स्क्वायर, वैसे आप लोग बोलेंगे भाई इस संख्या में से उस संख्या को हटाना था, तो बीच में किसका निशान लगेगा? माइनस का निशान लगेगा। जैसे 20 में से 10 को घटाना है, तो बीच में किसका निशान लगाऊंगा? माइनस का निशान लगाऊंगा। वैसे इस संख्या में से इस संख्या को घटाना था, तो बीच में किसका निशान लगाएंगे? माइनस का। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, जब भी ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई आता है, तो उस पूरे को आप एक ब्रैकेट में रखना, ठीक है ना। जैसे इस पूरे को एक ब्रैकेट में रखा, इस पूरे को एक ब्रैकेट में रखा। चलिए अब इसको हल करेंगे। वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। अब इस माइनस को जैसे खोलेंगे ना, तो देखो यहां पर क्या होगा? माइनस का एक्स स्क्वायर, लेकिन ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस बन जाएंगे, प्लस का वाई स्क्वायर। अभी मैंने आपको सिखाया था। अब एक्स एक्स वाले को एक साथ जोड़ लो और वाई वाई वाले को एक साथ जोड़ लो। आप बोलेंगे सर माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा। देखो वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर ये दोनों मिलके तो 2y स्क्वायर हो जाएंगे। और माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा। इस बात को भी मैं क्लियर कर देता हूं, बात को समझना। जैसे ये है, आप बोलेंगे सर सभी के आगे माइनस लगा है, तो x कितनी बार आया? 3 बार आया। लेकिन सभी के आगे माइनस लगा है, तो माइनस का 3x हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे माइनस का वाई स्क्वायर, माइनस का वाई स्क्वायर, माइनस का वाई स्क्वायर। आप बोलेंगे सर सभी के आगे माइनस लगा है, तो वाई स्क्वायर कितनी बार आया? 3 बार आया, मतलब 3y स्क्वायर, और आगे क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा, ठीक है ना। चलिए वैसे यहां से आप लोग बोलेंगे, भाई क्या बोलेंगे आप लोग? यहां से बोलेंगे माइनस का 2x स्क्वायर, माइनस का 2, यहां से x स्क्वायर। चलिए अगर यहां से दोनों के आगे माइनस आया, तो आप लोग सिंपली चीजों को प्लस करिए। आप बोलेंगे सर 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन दोनों के आगे माइनस लगा है, तो उत्तर किस में आएगा? माइनस में आएगा। अगर सभी संख्या के आगे माइनस है, तो चीजों को जोड़ना है, लेकिन सबसे आगे माइनस का चिन्ह लगेगा। जैसे सभी संख्या के आगे माइनस है, तो चीजों को जोड़िए। 2 और 2 यहां से 4x स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन आगे क्या लग जाएगा? आपका माइनस लग जाएगा, ठीक है ना। चलिए वैसे यहां पर था भाई माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का एक्स स्क्वायर, अगर दोनों के आगे माइनस लगा है, तो चीजों को जोड़ेंगे। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, लेकिन ये माइनस का वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर। क्या ऐसा ऑप्शन प्रेजेंट है क्या? आप बोलेंगे सर ऐसा ऑप्शन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो फिर क्या करेंगे भाई? 2 यहां भी था, 2 यहां भी था, तो इस 2 को बाहर निकाल लो। जैसे आप 2 को बाहर निकालेंगे, तो अंदर ये बचेगा। क्या ऐसा ऑप्शन प्रेजेंट है क्या? आप बोलेंगे सर ऐसा भी ऑप्शन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना। तो फिर क्या करेंगे? आप बोलेंगे सर ऐसा ऑप्शन प्रेजेंट नहीं है, तो फिर माइनस को बाहर निकाल लो। जैसे आप माइनस को बाहर निकालेंगे, तो मैंने क्या बताया था भाई? जहां माइनस है वहां प्लस कर दो, जहां प्लस है वहां माइनस कर दो। तो वाई स्क्वायर तो आपका माइनस का हो जाएगा, और यहां से जो x है वो आपका प्लस का हो जाएगा। तो x को तो प्लस का लिख दो, और y को किसका लिख दो? माइनस का लिख दो। मैंने क्या बताया था? अगर ये ऑप्शन में प्रेजेंट नहीं है, तो फिर माइनस को बाहर निकाल लो। जैसे ही माइनस को बाहर निकालेंगे, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। वाई स्क्वायर के आगे प्लस है, तो देखो ये माइनस का हो गया। एक्स स्क्वायर के आगे माइनस है, तो ये किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो फिर यहां पर ऐसा ऑप्शन कहां पर प्रेजेंट है? आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर डी में प्रेजेंट है, ठीक है ना। चलिए एक बार दोबारा देख लेना।
चलिए देखो, ये पुराने साल का सवाल है, ये मतलब कोई नया सवाल नहीं है। चलिए देखो, यहां से जब मेरी परसेंटेज की क्लासेस पढ़ेंगे ना आप लोग, ध्यान से ईमानदारी से, ये सवाल सारे के सारे करवा रखे हैं क्लास में, एज इट इज सवाल है ये, इनमें कोई चेंज नहीं है, एक बार पढ़ के तो देखो यार, ठीक है ना। चलिए देखो सवाल में क्या बोला है, देखो आपके लिए वही टीचर अच्छा है जो एक एक कॉन्सेप्ट को बढ़िया से पढ़ाए और आपको समझ में आ जाए। आप जबरदस्ती मिलियंस, जिनके एक एक दो दो मिलियन सब्सक्राइबर हैं, आप जबरदस्ती उनके पीछे भागते हो, भले उनका समझ में आए चाहे नहीं है, लेकिन आप उन्हीं के पीछे भागोगे। भाई उनसे पढ़ो ना जिनको आपको समझ में आता है, और जो अच्छी क्वालिटी प्रदान कर रहा हो उनसे पढ़ो, सीधा सा फंडा ये है, ठीक है ना। उन लोगों के मिलियंस में इस वजह से सब्सक्राइबर हैं क्योंकि उन्होंने अपना चैनल 10 साल पहले स्टार्ट कर लिया था और हम लोग अब उतरे हैं, ठीक है ना, बस इतना सा अंतर है। 10 साल बाद आप मेरे चैनल को भी देखोगे तो शायद 1-2 मिलियन सब्सक्राइबर मेरे भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए देखो यहां से बात करेंगे, किसी देश में 55% जनसंख्या महिला है, 80% पुरुष जनसंख्या साक्षर है, यदि कुल साक्षरता दर 58% है, कितने प्रतिशत महिला साक्षर है। अब ऐसे सवालों को किया कैसे जाता है, सबसे पहले तो देखो यहां से, देखो ऐसे सवालों को किया कैसे जाता है, बात को समझना। सबसे पहले तो इधर लिखो पुरुष और इधर लिखो महिला, मतलब मेल और फीमेल की मैं बात कर रहा था, ठीक है ना। जैसे मैं यहां से आपको लिखता हूं भाई पुरुष और महिला, जब भी ऐसा सवाल आए तो आप सबसे पहले ये डिसाइड करो कि पुरुष कितने और महिला कितनी है। आप बोलेंगे सर 55% तो आपकी क्या है, महिला है, ठीक है ना, तो 55% तो आपकी महिला है। अगर 55% महिला है तो फिर आपके पुरुष कितने हो जाएंगे, 45% हो जाएंगे। महिला आपकी 55% है तो फिर पुरुष कितने हो जाएंगे, 45 हो जाएंगे। हमेशा आप महिला और पुरुष का अनुपात लेंगे, बड़े बड़े नंबर को लेकर नहीं चलना, हमेशा अनुपात लेना है, ठीक है ना। 5 से काटा 9 बार, 5 से काटा 11 बार। अब यहां से अनुपात लेने के बाद में लिखना ताकि नंबर छोटा हो जाए। देखो यहां से पुरुष अगर आपके पास में 9 है तो महिला आपके पास में 11 हो जाएगी, और कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या कुछ नहीं होता भाई, पुरुष और महिला को अगर आप लोग मिला देते हैं, ठीक है ना, पुरुष और महिला को अगर आप लोग मिला देते हैं तो वही कुल जनसंख्या है। 9 और 11 को अगर आप लोग जोड़ेंगे तो कुल जनसंख्या कितनी हो गई, आप बोलेंगे सर 20 हो गई, बराबर है बात। चलिए अब यहां पर जो भी परसेंटेज में आपको देखे रखा है ना, इनके नीचे लिखना भाई पुरुष के बारे में क्या बोला है, महिला के बारे में क्या बोला है, जनसंख्या के बारे में क्या बोला है, ठीक है ना। चलिए अच्छा, सवाल में क्या बोला था कि 80% जो पुरुष हैं वो साक्षर हैं, तो इस पुरुष के बारे में बोला गया था भाई 80% आपके पुरुष साक्षर हैं, परसेंटेज को इधर लिखो। चलिए अच्छा, जो कुल साक्षरता दर है, मतलब कुल का मतलब पूरी जनसंख्या, पूरी जनसंख्या के बारे में 58% बोला था, मतलब पूरी जनसंख्या के बारे में 58% बोला था। महिलाओं का आपसे पूछा था, जिसका आपसे पूछा गया था उसके सामने आप लोग क्या लिख लेंगे, एक्स लिख लेंगे। सबसे पहले क्या करना है, ये कॉमन सवाल है, मतलब ये बस यूं मान के चलो कि ये साक्षर, साक्षर और असाक्षर, मतलब इनकी जगह आपको कुछ भी दिया जा सकता है ना, लैंग्वेज कुछ भी आ सकते हैं, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट यही रहेगा, ठीक है ना। सबसे पहले पुरुष महिला को लिखा 9 और 11, पुरुष के सामने पुरुष का परसेंटेज, महिला के सामने महिला का परसेंटेज, कुल जनसंख्या के बारे में क्या बोला है उसका परसेंटेज आप लिख लो, ठीक है ना। अब सीधी सीधी गुणा करनी है। गुणा कैसे करना है भाई, इन दोनों को गुणा करो, कितना मिलेगा, आप बोलेंगे सर 720, प्लस में इन दोनों की गुणा करेंगे, आप बोलेंगे सर 11x, बराबर में इन दोनों की गुणा करो, बीच में बराबर का निशान था तो बराबर का लगा लिया, ठीक है ना। आप बोलेंगे
सर यहां से कितना मिलेगा 1160, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 और कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। चलिए अच्छा 720 को आप उधर लेकर जाएंगे तो किसका हो जाएगा, आप बोलेंगे सर माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1160 में से आप लोग 720 को अगर घटाएंगे तो यहां से कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर यहां से 440 हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए तो 11x का मान 440 आ गया। आप बोलेंगे सर 11x का मान 440 आ गया, 11 इसको काटेगा, कितनी बार काटेगा, 40 बार काटेगा, तो आपका जो करेक्ट उत्तर है वो कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या? ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान रखना, ये मैं जब परसेंटेज के क्लासेस पढ़ाता हूं ना तो बड़ा खोल खोल कर चीजें समझाता हूं। तो प्लीज मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस कॉन्सेप्ट को नोट कर ले। अभी एलपी सीबीटी 2 में भी ये कॉन्सेप्ट रिपीट करेगा, देख लेना भले, ठीक है ना। चलिए तो एक बार आप लोग दोबारा वीडियो को देख सकते हो, थोड़ा सा पीछे जाकर, क्योंकि मैं दोबारा समझाऊंगा तो वही चीज समझाऊंगा, आप लोग खुद पीछे जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अच्छा अगला सवाल, भाई ये सवाल बहुत कंफ्यूज करते हैं लोगों को, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से मैं आपको बताता हूं, पांच वस्तु पर 2 फ्री। चलिए पहला पैटर्न तो ये बनेगा, दूसरा पैटर्न क्या बनेगा, 6 वस्तु लेने पर 7 प्राप्त किया। दूसरा पैटर्न ये बनेगा। अपने पास में देखो 2 ही पैटर्न के सवाल बनते हैं। 5 वस्तु पर कितनी वस्तु फ्री दे रहा था, 2 वस्तु फ्री। 6 वस्तु लेने पर कितनी वस्तु प्राप्त कर रहा था, 7 वस्तु। अच्छा 6 वस्तु उसने लिया लेकिन दुकानदार उसको कितना दे रहा था, 7 दे रहा था। तो आप बोलेंगे सर यहां पर फ्री वाली वस्तु कितनी हो गई, आप बोलेंगे 1 हो गई, ठीक है ना। भाई ऊपर तो सीधा सीधा लिख रखा था भाई फ्री वाली वस्तु कितनी हो गई, आप बोलेंगे 2 हो गई। लेकिन यहां से 6 वस्तु लेने पर 7 प्राप्त किया, इसका क्या मतलब हो गया, भाई आपने पैसे 6 के दिए लेकिन आपको 7 वस्तु मिली, तो 1 वस्तु आपको क्या मिली, फ्री मिली। तो जब भी आप छूट परसेंटेज निकालेंगे, छूट परसेंटेज मतलब डिस्काउंट परसेंटेज, तो हमेशा ध्यान रखना फ्री अपोन में कुल वस्तु या फिर आपको प्राप्त, इनटू आप लोग क्या करेंगे, 100 करेंगे, ठीक है ना। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, ये आपके बहुत काम आने वाला है। चलिए तो यहां से आप लोग क्या करेंगे, यहां से आप लोग क्या करेंगे, ऊपर वाला सवाल आ जाए तो आप लोग कैसे करेंगे, देखो यहां से कुछ नहीं करना, आप बोलेंगे भाई जब भी छूट परसेंट निकालेंगे तो आप ऊपर लिखो कि फ्री में कितनी वस्तु मिली। आप बोलेंगे भाई 2 वस्तु फ्री में मिली, बटे में प्राप्त वस्तु, प्राप्त वस्तु का मतलब क्या हो गया, भाई आपको कितनी प्राप्त हुई। तो यहां से आप लोग बोलेंगे सर 5 वस्तु आप खरीद रहे थे, 2 वस्तु फ्री में मिल रही थी, तो 5 + 2 मिला के आप बोलेंगे भाई आपको कितनी प्राप्त होगी, 7 प्राप्त होगी, ठीक है ना। चलिए तो यहां से 100 से गुणा करेंगे, जैसे इसको हल करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, छूट परसेंट आपको मिल जाएगा। अच्छा यहां से अगर सवाल इस पैटर्न का आया तो आप लोग क्या करेंगे, बस वही करना है कि फ्री टोटल मिलाकर कितनी वस्तु फ्री, आप बोलेंगे सर 1 वस्तु फ्री। प्राप्त वस्तु आपको कितनी वस्तु प्राप्त हुई, आप बोलेंगे सर मेरे को 7 वस्तु प्राप्त हुई, तो फिर नीचे भाग किसका देंगे, 7 का देंगे। दोनों में बस अंतर इतना ही है, नीचे वाले में तो सीधा सीधा देके रखा था कि आपको कितनी वस्तु प्राप्त हुई, जितनी वस्तु आपको प्राप्त होगी उतना आपने नीचे लिख दिया, ठीक है ना। लेकिन ऊपर वाले में आपको दोनों को जोड़कर नीचे लिखना पड़ेगा,
क्योंकि 5 वस्तु आपने खरीदी, 2 वस्तु फ्री में मिली, टोटल मिलाकर देखेंगे तो कितनी वस्तु हो गई? 7 वस्तु हो गई। दोनों में से किसी एक फॉर्मेट पर पेपर में सवाल बनता है, ठीक है ना। चलिए, जैसे ये सवाल है, आप बोलेंगे सर यहां पर क्या बोला गया था कि 5 वस्तु खरीदने पर 6 वस्तु प्राप्त हुई, तो यहां पर फ्री वाली वस्तु कितनी है? आप बोलेंगे 1 है। 5 वस्तु खरीदी और 6 मिली, मतलब 5 तो आपने खरीदी लेकिन दुकानदार आपको 6 दे रहा है, तो 1 वस्तु क्या हो गई? आप बोलेंगे फ्री हो गई। तो मैंने क्या सिखाया था कि जितनी वस्तु फ्री मिलेगी उसको तो आप ऊपर रखेंगे, नीचे आप किसको रखेंगे? जितनी वस्तु आपने प्राप्त किया है। आप बोलेंगे सर 6 वस्तु मैंने प्राप्त किया है, तो नीचे अपन क्या रखेंगे? 6 रखेंगे। गुणा किससे करेंगे? 100 से करेंगे। जैसे 100 में 6 का भाग देंगे 16 से ही 2/3% क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर उत्तर निकल के जाएगा। तो इस सवाल का करेक्ट उत्तर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना, इन दोनों कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, कौन से नंबर को नीचे रखना है, वो सारी बातें मैंने आपको क्लियर कर दी, ठीक है ना। चलिए तो बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।